नवमांश कुंडली, इंग्लिश में इसे D9 चार्ट बोलते हैं और ये आपकी प्रेडिक्शन पर मोहर लगाती है कि अब ये प्रेडिक्शन 100% सच होने वाली है। दोस्तों, नवमांश कुंडली अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके एक आयाम पर बात करेंगे और वो कि आपकी प्रेडिक्शन अगर आपने कुछ की है तो नवमांश की हेल्प से किस तरह से आप इस पर मोहर लगा सकते हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा कि नवमांश कुंडली या D9 चार्ट जैसी कोई चीज होती है, लेकिन कईयों को नहीं भी पता होगा। तो मैं बता दूं कि एक होती है डैडी, जो जिसे आप लग्न कुंडली कहते हो या नॉर्मल भाषा में आप उसी को कुंडली मानते हो। लेकिन इस कुंडली के अलावा भी ज्योतिष में कई सारे हॉरोस्कोप होते हैं जिन्हें हम डिविजनल चार्ट्स बोलते हैं, जैसे कि D9, D10, D12, D60। तो क्या होता है, D मतलब डिविजनल और उसके आगे नंबर लिखे होते हैं। एक राशि का 9th पार्ट यानी कि और ज्यादा कंसाइज कर कर ये हॉरोस्कोप बनाए जाते हैं और ये आपके लाइफ के किसी एक आयाम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नवमांश कुंडली है या D9 चार्ट है तो ये मैरिज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। D7 चार्ट है तो वो आपके बेबी के बारे में, वो पूरा चार्ट सिर्फ बेबी के बारे में बताने पर सबसे ज्यादा फोकस करेगा। इसी तरह से अगर आपका D12 चार्ट है तो वो आपके फॉरेन सेटलमेंट, विदेश में जाने पर ज्यादा फोकस करेगा। सोचिए, एक पूरी कुंडली सिर्फ एक लाइफ के एस्पेक्ट पर बनाई गई है तो कितनी ज्यादा डिटेल में वो होगी। लेकिन नवमांश कुंडली मिलेगी कहां, हमारी नवमांश कुंडली क्या है, ये कैसे पता चलेगा? क्यों टेंशन ले रहे हैं जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रही आपकी लग्न कुंडली और जैसे ही आप थोड़ा सा स्वाइप करेंगे तो आपको अपना D9 चार्ट भी बगल में ही दिखाई देने लग जाएगा। सो ये हॉरोकॉस्मो ऐप से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ये अभी एंड्रॉइड पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं या अगर आपके पास कुंडली है तो यूजुअली जो कुंडलियां बनती हैं उनमें नवमांश कुंडली साथ में दिखाई जाती है। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स फिल करिए और आपको अपनी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली बगल बगल में दिखाई दे जाएगी। तो आई होप अभी तक आपके पास आपकी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों ही आ चुकी होंगी। देखिए, नवमांश कुंडली को बोला जाता है कि ये सोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है और आप जो भी प्रेडिक्शन लग्न कुंडली से कर रहे हैं उस पर ठप्पा या उस पर मोहर लगाने का काम नवमांश कुंडली करती है। और आज मैं कई सारे चार्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा और कुंडली को पढ़ना भी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर सिखा सकूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको नहीं पता कि कुंडली क्या होती है तो कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है दोस्तों। यहां पर सारे हाउसेस के नंबर मैंने लिख दिए हैं और ये हाउस फिक्स होते हैं। अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये आपका, मेरा, हम सब का यही फर्स्ट हाउस है। हाउस नहीं चेंज होगा। हो सकता है यहां पर नंबर डिफरेंट डिफरेंट लिखे हो, किसी के 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का हो सकता है 10 लिखा हो। तो ये जो नंबर होते हैं दोस्तों, ये हाउस के नहीं होते, हाउस तो फिक्स है। इसको ऐसे बोला जाएगा, अगर 11 लिखा है, फर्स्ट हाउस में 11 नंबर है। अब ये नंबर होता किस चीज का है? तो यहां पर देखिए, हर एक नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट करता है और उस राशि को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका मालिक कौन है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो ये मंगल की राशि है और स्कॉर्पियो राशि है। तो अब सारी चीजें हॉरोस्कोप में एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती हैं। तो अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 9, 10, 11 और सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे बढ़ता जाएगा। आज के इस वीडियो को समझने के लिए ना आपको हाउस के एट्रीब्यूट्स भी समझ में आने चाहिए। तो जैसे फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी है, सेकंड हाउस मनी एंड फैमिली है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स हैं, हार्डवर्क है, फोर्थ हाउस आपकी मदर है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल है, फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन और चिल्ड्रन है, सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब है, रोग रिपू ऋण है, सेवन्थ हाउस आपका बिजनेस और आपकी मैरिज है, एट्थ हाउस पेन एंड सफरिंग का है, इनहेरिटेंस का है, नाइन्थ हाउस आपका लक है, भाग्य है, पिताजी हैं, टेंथ हाउस आपका ओवरऑल प्रोफेशन है, 11th हाउस आपके दोस्त हैं, आपके डिजायर है, आपके प्रॉफिट है और 12th हाउस आपका फॉरेन सेटलमेंट है या फिर आपके एक्सपेंसेस हैं। इस तरह से एक चार्ट भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसमें सारे हाउसेस के एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। अब सीधे जंप करते हैं ये समझने में कि नवमांश कुंडली को किस तरह से देखा जाता है। ये कुंडली आपको सैंपल यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इस कुंडली को देखेगा तो सबसे पहले अगर मान लीजिए सवाल है शादी का, मैरिज का, कि मेरी शादी कैसी जाएगी, मेरी मैरिज कैसी जाएगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैरिज का हाउस ये होता है 7th हाउस। यहाँ पे 8 नंबर की राशि बैठी है। तो यूजुअली जो वृश्चिक राशि होती है दोस्तों वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है और वृश्चिक राशि अपने आप में पेन, सफरिंग, डेप्थ, रिसर्च और बहुत ज़्यादा डीप में चले जाना, इन सारे भावों को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर एक राशि से ही आप बता सकते हैं कि मैरिज में बेटा
बहुत मजे तो नहीं है। ऊपर से आप देख रहे हैं जो प्लेनेट यहाँ पर बैठा है वो चंद्रमा है, और वो नीचे का एरो है ना, इसका मतलब वो नीच का चंद्रमा बैठा है विवाह के घर में। 7th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा तो मदर की वजह से मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मून इज ऑल्सो अ प्लेनेट ऑफ इनस्टेबिलिटी, तो आपकी फाइट्स भी अपने पार्टनर के साथ बहुत होती हैं। नीच का प्लेनेट है तो आपकी मैरिज आपको मेंटल इशू भी दे सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, आपकी मेंटल पीस है आपका। तो यहां से हमें लग्न कुंडली देखकर मोटा मोटा ये पता चल रहा है। ऊपर से अगर और ज्यादा ध्यान में दिया जाए तो राहु की 5वीं दृष्टि आपके मैरिज हाउस पे पड़ रही है, तो यहां से भी नजर आ रहा है कि कुछ तो कष्ट है इस व्यक्ति को अपनी शादी में। अब जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई, लेकिन अभी भी ना पूरा श्योर होकर हम नहीं बोल पाएंगे कि शादी बचेगी कि शादी खत्म हो जाएगी। देखिए, शादियों में लड़ाई झगड़े सबके हो रहे हैं, पर किसी के कभी कभी हो रहे हैं, किसी के रोज हो रहे हैं, और कोई तो तलाक लेने की नौबत आ गई है। तो वो कौन सी क्राइटेरिया में फिल हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि फाइट्स होंगी, मेंटल थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राहु की दृष्टि आ रही है तो डिससेटिस्फेक्शन भी मैरिज में रहेगा। तो दोस्तों, ये हॉरोस्कोप देखकर इतना समझ में आ रहा है कि मैरिज लाइफ में कुछ कुछ तो दिक्कत हो रही है। अच्छा, शादी कैसी चलेगी इसके लिए हम कुंडली में ना जो शुक्र होता है उसको भी देखते हैं। जैसे हमने इसका शुक्र देखा तो शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है। शुक्र आपकी मैरिज है, आपका प्यार, आपका स्पाउस है। केतु डिटैचमेंट है। तो यहाँ पे शुक्र और केतु मिलते ही हमें एक और शक हुआ कि यार इसके में तो डाइवोर्स का योग बन रहा है, तलाक का योग बन रहा है। ऊपर से ये दोनों कॉम्बिनेशन शनि की राशि में भी हो रहे हैं। दिक्कत तो यहाँ पे और नजर आ रही है। चलिए, लेकिन अभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन सही होगी इसके डाइवोर्स की या नहीं, इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ता है नवमांश कुंडली का। नवमांश कुंडली में सारे वही रूल लगते हैं जो आपके लग्न कुंडली में लगते हैं। इसके नियम अलग से कुछ नहीं होते। जो नियम, जो हाउस 7th हाउस जैसे लग्न कुंडली में मैरिज का है तो नवमांश में भी 7th हाउस मैरिज का ही है। प्लैनेट्स हो सकते हैं आपको अलग अलग डिफरेंट मिले। अब इसको कैसे देखेंगे। अब इसकी शादी की बात हो रही है तो हम 7th हाउस को देखा हमने। 7th हाउस में केतु बैठा है। केतु 7th हाउस में मैरिज में अलगाव का प्लैनेट होता है, सेपरेशन का प्लैनेट होता है। हालांकि ये गुरु की राशि में बैठा हुआ है तो गुरु की राशि में यूजुअली केतु बहुत तंग नहीं करता, लेकिन फिर भी यहां पर अब सस्पिशियन हमारा और स्ट्रांग हो गया है। और जरा देखते हैं तो शनि और राहु सीधे दृष्टि डाल रहे हैं शादी में, और यहां पर बात पक्की हो जाती है। हमें कई सारी जगहों से यह पता चल रहा है कि इस व्यक्ति की शादी में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी और डाइवोर्स के बहुत हाई चांसेस हैं। नीच का चंद्रमा विवाह के घर में वृश्चिक राशि में बैठना, शुक्र का केतु के साथ बैठना, नवमांश में विवाह के घर में केतु बैठ जाना, शनि राहु का विवाह के घर को दृष्टि डालना। सो इस तरह से नवमांश की आपने हेल्प ली और अब आप श्योर शॉट होकर सामने वाले को बोल सकते हो कि भैया नहीं चलेगा। इस तरह से प्रेडिक्शन हो गई। अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यहां पर भी आइए, और यहां पर हमने देखा कि चलिए मैरिज की ही बात कर रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि नवमांश कुंडली सिर्फ शादी के लिए ही यूज की जाए, पर जो आमतौर पे प्रैक्टिस है मार्केट में वो यही है कि नवमांश कुंडली मेनली मैरिज के लिए देखी जाती है। मैरिज कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी, लेकिन आप किसी भी चीज के लिए नवमांश का यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए। आपको अगर लग्न कुंडली में कुछ लग रहा है लेकिन आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो पा रहे हैं, एक बार नवमांश कुंडली में देख लीजिए, वो आपको श्योरिटी दे देगी कि बेटा यही होने वाला है। ओके, चलिए अब इसमें मैरिज का ही देखते हैं। आज हम एक आयाम से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो हम और ज़्यादा नवमांश के ऊपर बात कर सकते हैं। वही बात है, मून मैरिज के हाउस में बैठ गया है, शनि की राशि में बैठा है तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी दिखाता है मैरिज के अंदर। इमोशनल अपने पार्टनर के लिए है, लेकिन मून का 7th हाउस में शादी के बाद भाग्योदय भी देता है। अभी बिल्कुल हम ज़्यादा श्योर हो नहीं पा रहे हैं इनकी मैरिज कैसी जाएगी। फिर हम 7th हाउस लॉर्ड को देखते हैं तो 11 नंबर के मालिक शनि होते हैं और वो बैठे 8वें घर में है। यहां पे हमें थोड़ा सा अब लगेगा कि हाँ, 7वें घर का विवाह का मालिक दुख दर्द कष्ट पीड़ा में आ चुका है, यानी मैरिज इज पेनफुल फॉर यू। ओके, ठीक है। ऊपर से विवाह के घर का मालिक केतु के साथ बैठा है। यहाँ पे केतु का एलिमेंट भी आपके मैरिज हाउस से जुड़ गया। इस वजह से अभी हमें और डाउट हो गया कि यार क्या इस व्यक्ति का सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा कहीं पर। ओके, अभी हम और ज्यादा श्योर नहीं है। मंगल का एस्पेक्ट भी मैरिज हाउस में आ रहा है। मंगल का एस्पेक्ट मैरिज हाउस में आता है तो यूजुअली आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं अपने पार्टनर, मतलब गुस्सा कहीं पर भी होगा निकलेगा पार्टनर के ऊपर। एनीवेज, यहाँ पर भी हम बहुत ज्यादा अभी पक्का नहीं हो पा रहे हैं अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे वीनस को देखेंगे। वीनस भी हमारी मैरिज की हेल्थ बताता है। वीनस बैठा तो बड़े अच्छे घर में है। 4th हाउस में वीनस में पराशर ज्योतिष में इसे दिग्बली बोला जाता है। लाल किताब में उतना अच्छा नहीं बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो वीनस फिर से स्कॉर्पियो में है।
दुख दर्द पीड़ा की राशि में शुक्र आ गया, तो अब यहाँ पर हमें कई जगहों से ऐसा लग रहा है कि इसकी शादी में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी भी हम पूरा श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन नहीं देंगे सामने वाले को। एस्ट्रोलॉजी में आप कभी भी कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो याद रखिए सिर्फ एक चीज देखकर नहीं बोला जाता है। आपको 2, 3, 4, 5 जगहों से अगर एक ही तरफ इशारा मिल रहा है तब जाकर आपको प्रेडिक्शन करनी होती है, और तब जाकर आप एक अच्छे ज्योतिषी बनते हो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हो जिसकी बातें कटती नहीं हैं। क्योंकि एक जगह आपने देखा चंद्रमा शनि की राशि में बैठा है तो आप कह दो अच्छा ठीक है डाइवोर्स हो जाएगा। नो, आप रॉन्ग हो जाओगे और समय के साथ साथ आप पे लोग ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। इसलिए मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं। चलिए, अब यहाँ पे सारी चीजें मिल गई। चंद्रमा 7th में मिल गया शनि की राशि में, 7th हाउस लॉर्ड 8th में मिल गया केतु के साथ, और वीनस मिल गया आपको स्कॉर्पियो में। अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। चलिए नवमांश कुंडली की तरफ एक बार नजर डालते हैं। नवमांश कुंडली में भी 7th हाउस का लॉर्ड मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है। अब यहां पे बात कितनी क्लियर हो जा रही है कि लग्न कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी 7th हाउस लॉर्ड 8th में बैठा है। ऊपर से ये देखिए शनि की दृष्टि भी विवाह के घर पर है, तीसरी दृष्टि शनि की विवाह के घर पर है। हालांकि शुक्र यहाँ पर ठीक है, पर अब हमें कम से कम 3 से 4 जगहों से पता चल गया कि इसकी मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सेपरेशन इज इनएविटेबल, यहाँ पर हो जाएगा सेपरेशन। अब इसकी रेमेडीज़ वगैरह आप करवा सकते हो, पर अभी हम रेमेडीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। आज हमारा वीडियो टोटली डेडिकेटेड है लर्निंग के ऊपर कि नवमांश की हेल्प कैसे ली जाती है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आपकी 80-85% जो प्रेडिक्शन है वो लग्न कुंडली से ही हो जाती है। नवमांश की हेल्प आप तब लेते हैं जब आपको अपने प्रेडिक्शन पर ठप्पा मुहर लगानी होती है कि यार मैंने जो बोला ये होकर ही रहेगा, और नवमांश में वो सिम्टम्स आपको नजर आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि नवमांश कुछ और कह रहा है और लग्न कुंडली कुछ और कह रही है। तो ये नहीं होता कि नवमांश की बात माने या लग्न कुंडली की बात माने, सब कुछ लग्न कुंडली ही है, नवमांश इसी से बना है। तो अगर इसमें कोई प्रॉमिस है ना, तो नवमांश बस ये बताएगा कि ये प्रॉमिस पक्का होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ नवमांश ये भी बताएगा कि ये प्रॉमिस किस तरह से फलित होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर देखो और आपको समझ में ना आए कि अच्छा ठीक है सेपरेशन तो होगा, बट रीजन क्या होगा सेपरेशन का, मार लड़ाई होगी कि उठापटक होगी, एक दूसरे पे जूते चप्पल चलाएंगे, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आके अफेयर कर लेगा, रीजन क्या है? तो रीजन समझते हैं। चंद्रमा बैठा है 7th हाउस में, इमोशनल अबाउट स्पाउस, ओके ठीक है समझ आया। शनि बैठा है यहाँ पर। शनि यूजुअली मैरिज में जब परेशान करता है तो फाइट्स करवाता है, डिसएग्रीमेंट्स करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। शनि केतु के साथ बैठ गया है मैरिज हाउस लॉर्ड होकर, तो यहाँ पर शनि ये रिप्रेजेंट करता है कि फाइट होंगी, झगड़े लड़ाई होंगे, और फिर धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लग जाएगा अपने पार्टनर से। नवमांश में अब आप आ जाइए, फिर से शनि का यहाँ पर इंटरफेरेंस आपको नजर आ गया। तो एक तो इस व्यक्ति की शादी बहुत देर से होने वाली है, पहली चीज़। दूसरा, ये व्यक्ति अपने कई सारे लव पार्टनर्स के साथ होकर उनके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करेगा, फिर अरेंज मैरिज करेगा, वो भी कम से कम 34-35 की उम्र में इसकी शादी होने वाली है, क्योंकि शनि जब देर कराते हैं तो 34 साल की उम्र तक ले जाते हैं। ये देखिए नवमांश कुंडली में 8 राशि बैठी है 7th हाउस में, और 8वीं राशि तो होती ही है पेन और सफरिंग की, और 8वीं राशि के मालिक मंगल बैठे हैं पेन सफरिंग के हाउस में, यानी कि फाइट्स होंगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, एक दूसरे पे गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे और फिर धीरे धीरे डिटैच हो जाएंगे, एंड देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन मैरिज। ऑल्सो 8वां हाउस जुड़ गया है तो इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम होंगी। तो जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं ना, वो इन लॉज की वजह से हो रहे हैं। लड़ाई की शुरुआत इन लॉज की वजह से होगी, फिर डिटैचमेंट होगा। तो इस तरह से देखना है। आई होप ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो रहा हो आपके लिए। एक एग्जाम्पल और करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं इनकी मैरिज हाउस। मैरिज हाउस में 12 नंबर की राशि है, ठीक है, जुपिटर की राशि इज ओके। 12 नंबर राशि जब विवाह के घर में पड़ती है तो यूजुअली आपको ही अपनी शादी करवानी होती है, और आप अपनी शादी के लिए ज़्यादा एक्शंस लेते हो। घर वाले कह देते हैं कि बेटा हमारा बड़ा हो गया, बेटी हमारी बड़ी हो रही, खुद ही चुन लेंगे ये लोग पार्टनर, ठीक है, पर शादी हो जाती है। ये कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। राहु यहां पर बैठ गया है तो यहां पर थोड़ा सोचने का विषय हो जाता है, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा अटैच कर देता है पार्टनर के साथ, और फिर जहां पर ज्यादा अटैचमेंट है वहीं पे सबसे ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो राहु और जुपिटर साथ में बैठे, हालांकि डिग्री का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे कंजंक्शन नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव इस भाव में है, 7th हाउस में है। तो यहां से तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मैरिज बुरी जाएगी या अच्छी जाएगी। थोड़ा बहुत फाइट्स हो सकती है, वो सभी शादियों में होता है। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें। केतु का एस्पेक्ट तो आ रहा है, लेकिन इतना केतु बैठकर जितने डाइवोर्स कराता है एस्पेक्ट से उतने नहीं कराता, ठीक है। वीनस इज ऑल्सो इन 5th हाउस, लेकिन शनि की राशि में वीनस है,
तो आप कह सकते हैं कि हाँ प्यार मोहब्बत में थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन ये कॉमन सी बातें हैं, जर्नल बातें हैं। अभी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है कि शादी का क्या होगा। चलिए एक बार नवमांश को देखते हैं। आप नवमांश में गए तो सिंह राशि में राहु मिल गया। राहु सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब सूर्य की राशि में राहु बैठा तो यहां पर आप देख रहे हैं 7th हाउस में अब यहां पर हो रहा है कि डिससेटिस्फैक्शन इज वेरी 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 हाई। राहु इज ऑल्सो इल्यूजन, भ्रम। तो हमेशा अपने पार्टनर पे शक करना कि ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता, कहीं और तो नहीं चला गया। ठीक है, ये समझ। लेकिन अभी और सारी चीजें देखते हैं नवमांश के अंदर। 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं मंगल के साथ जो कि उनके मित्र हैं, और चंद्रमा के साथ जो कि उनके मित्र हैं। यानी कि 7वें घर का जो मालिक है ना, मजे में है। ठीक है, गुरु की और शुक्र की दोनों की दृष्टि भी विवाह के घर में आ रही है। दोनों ही पॉजिटिव प्लेनेट हैं, और गुरु के साथ जब शुक्र आ जाता है तो मैरिज को बचाता है। तो आप में से जिसकी भी कुंडली में जुपिटर वीनस को आस्पेक्ट कर रहा है या दोनों प्लेनेट साथ में, तो मैरिज बचती है और लव मैरिज होने के भी चांसेस होते हैं। एनीवेज, और यहाँ पर ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका डाइवोर्स तो नहीं होगा, आपका ऐसा नहीं होने वाला कि आप लोग अलग हो जाओगे। थोड़े बहुत डिससेटिस्फैक्शन होंगे आपकी मैरिज में, एंड तो वो ईगो की वजह से होंगे, क्योंकि सूर्य की राशि है यहाँ नवमांश में। लेकिन इवेंचुअली आपको जुपिटर की दृष्टि मिल रही, दोनों तरफ से जुपिटर यहाँ बैठा है और यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है मैरिज हाउस में। तो गुरु आपको अंत में बचा लेंगे। तो शादी आपकी टूटेगी नहीं, थोड़े बहुत डिससेटिस्फैक्शन होंगे जो लगभग सभी के शादियों में हो रहे हैं, उतना ही है बस। अब आपके पार्टनर को या आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर या आप खुद अपनी कुंडली देख रहे हो ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है इस राहु को देखकर या इस केतु को देखकर या इस केतु को देखकर, क्योंकि कुंडली यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है। 5वें घर का शुक्र है तो लव मैरिज कराएगा, लव मैरिज कराता है। तो यूजुअली लव मैरिज में शादी के पहले बहुत मज़े होते हैं, शादी के बाद रियलिटी हिट हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले आप ना साथ नहीं रह रहे होते 24-24 घंटे, और शादी के बाद उस इंसान के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है, तो दिक्कत आती है। तो इस तरह से आई होप आपको नवमांश कुंडली कैसे देखी जाती है, किस तरह से प्रेडिक्शन होती है, साथ ही साथ कुंडली देखने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है, ये आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके प्लीज़ अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा, ईजी लगा? क्या हम इसमें और डिटेल में घुस सकते हैं? मैंने लास्ट टाइम पूछा था, आपने कहा था यस बिल्कुल हम एडवांस टॉपिक के लिए रेडी हैं। तो एक नवमांश से आज हमने शुरू किया। इसके बाद हम षड पे बात करेंगे, अष्टक वर्ग पे बात करेंगे, कंबस्ट प्लैनेट्स पे बात करेंगे, मल्टीपल रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में बात करेंगे। जब तक मैं आपको पूरा पंडित ना बना दूं तब तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपके जेन्युइन फीडबैक चाहिए होते हैं। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि आप जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कहीं बहुत ज़्यादा टफ ना लग जाए, क्योंकि अगर जैसे ही आपको कठिन लगेगा आप छोड़ के चले जाओगे, मैं वो नहीं चाहता। सो प्लीज़ मुझे अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।